जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कस्टम्स को, जो कि एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है। तो सबसे पहले इसने यूसेज एंड कस्टम के बीच में डिफरेंस बता दिया। फिर बताया कि ये ओल्डर सोर्स ऑफ लॉ है। ये जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बने हैं, ये एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू आए हैं, जिनको उसके बाद इनको रिकॉग्निशन मिली है बाय एंटायर कम्युनिटी। द प्रेजेंस ऑफ कस्टमरी रूल्स, जो ये प्रेजेंस आई है, ये डिड्यूस आई है, कैसे आई है? स्टेट के बिहेवियर और प्रैक्टिस से। और ये कहीं पे लिखे नहीं गए थे, ये वहाँ वहाँ से खींच के लेके आए हैं और इसको प्रैक्टिस में लाया गया। इट इज़ नॉट अ रिटन सोर्स ऑफ लॉ। तो इसके दो एलिमेंट्स बोले जाते हैं। पहला एलिमेंट होता है कि ये ज़रूर वाइड स्प्रेड होना चाहिए और कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म प्रैक्टिस बाय स्टेट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए एक बंदा कुछ और कर रहा है और ये कुछ दूसरा बंदा कुछ और कर रहा है। तो वाइड स्प्रेड होना चाहिए और कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा इसमें बोलता है ओपिनियो ज्यूरिस होनी चाहिए। ओपिनियो ज्यूरिस मीन्स कि अगर आप इसको नहीं करते तो इसका लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लोगों को बिलीव होना चाहिए कि इसका लीगल ऑब्लिगेशन है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ। तो इसमें फीचर क्या है? फीचर है फीचर है यूनिफॉर्म एंड जनरल। ये यूनिफॉर्म है, जनरल है, हर जगह अप्लाई होता है। एसएलएम केस बोल सकते हैं इसमें, एसएलएम केस फॉर केस लॉ। फिर उसके बाद कहते हैं ड्यूरेशन, जो इसका ड्यूरेशन जिसमें इसको फॉलो किया गया है वो कॉन्टीन्यूस था, रेगुलर था। जैसे नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में हमने देखा गया है। ये तीसरा बाइंडिंग इन लॉ है, जिसको ओपिनियो ज्यूरिस बोला गया है। लोटस केस एंड इंटरनेशनल नॉर्थ सी शेल्फ केस में भी बोला गया है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसका फीचर है। पहला यूनिफॉर्म एंड जनरल होता है, दूसरा इसका ड्यूरेशन फॉर कॉन्टीन्यूस एंड रेगुलर होती है, तीसरा ये बाइंडिंग इन लॉ होता है, जिसको बोलते हैं ओपिनियो ज्यूरिस। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 13th टॉपिक, जो कि है अनदर प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जो कि कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो जितने भी मॉडर्न ज्यूरिस्ट है वो ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट करते हैं एज ए कॉमन टू ऑल नेशनल लीगल सिस्टम। सो वो कहते हैं कि ये जितने भी हम स्टेट के रिलेशन में बात करें तो बिल्कुल जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एप्लीकेबल होते हैं। कई डिसाइडेड केस में ये देखा गया है कि इंटरनेशनल लॉ में देर आर फ्यू डिसाइडेड केस इंटरनेशनल लॉ देन इन म्यूनसिपल केस लॉ। मतलब म्यूनसिपल सिस्टम से कम केस लॉ में दिखा गया है। बट नो मेथड ऑफ लेजिस्लेशन टू प्रोवाइड रूल्स टू गवर्न न्यू सिचुएशन। सो ऑब्वियस ही बात है कि हर नई सिचुएशन के लिए नया लॉ नहीं बना सकते, एक पर्टिकुलर मेथड नहीं हो सकता। इसलिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को ऐसे न्यू सिचुएशन हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आर्टिकल 38 में हमने देखा हुआ है कि इसको सोर्स ऑफ लॉ बोला गया है। सो हमने बोला था ABC, तो ये C पार्ट है जो कि इसको एज ए एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ लॉ बोला है। सो कुछ एग्जाम्पल है जनरल प्रिंसिपल्स के। तो सबसे पहला है रूल ऑफ रिस जुडिकाटा। इसमें है विच हैज़ बीन अफर्म्ड बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन बोस्निया एंड जोविना एंड सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो। दूसरा है रूल्स ऑफ पेक्टा सेंट सर्वंडा। पेक्टा सेंट सर्वंडा का मतलब होता है कि एग्रीमेंट जो भी आपने किया है, ट्रीटी जो आपने साइन किया है, वो जो वादा किया है उसको आपको निभाना पड़ेगा। इट मस्ट बी केप्ट, मेड एप्लीकेबल। सो इसमें बोला जाता है स्टेट्स आर बाउंड टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन इन गुड फेथ अज्यूमिंग बाय साइनिंग पार्टीज। सो इसको पेक्टा सेंट सर्वांडा को आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 ऑफ VCLT भी सपोर्ट करते हैं। 27 में बोला जाता है नो एक्सक्यूज़ और इनवोकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनल लॉ का बहाना बोल के आप इससे बच नहीं सकते, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। इसके 3 एक्सेप्शंस है। जनरल प्रिंसिपल आप नहीं फॉलो करें, इसके 3 एक्सेप्शन है। सॉरी, इसके 3 एक्सेप्शंस है।
कि आपको जैसे आप ऑब्लिगेशन आप फॉलो नहीं करो। इसके 3 एक्सेप्शन है कि आप कब कौन से केसेस में जो ऑब्लिगेशन जो वादा आपने किया है उसको नहीं भी निभाए तो भी चलेगा। पहला है न्यू स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंट एज ए रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट। तो डेमोक्रेटिक कंपनी स्टेट बन गया है और डिक्टेटरशिप को ओवररूल कर दिया है। तो इस केस में रिवोल्ट और रिजल्ट की वजह से न्यू स्टेट एग्जिस्टेंस में आ गया है। दूसरा है ट्रीटी ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सीडेड और मर्ज्ड। तो दूसरी कंपनी ने प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया या ये प्रॉपर्टी किसी और स्टेट का पार्ट बन गई, तो इसलिए सीडेड और मर्ज्ड के केस में प्रॉपर्टी अगर सीड हो जाती है या मर्ज्ड हो जाती है तो उस केस में भी हमको वादा निभाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है क्लॉजुला रिबस सिक स्टैंटिबुस। तो इसका मतलब है कि फंडामेंटली सर्कमस्टांसिस में कुछ चेंज हो गया है जो कि आर्टिकल 62 कवर करता है, तो उस केसेस में भी हमको वादा निभाने की ज़रूरत नहीं है।